हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे रही इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं एडिटोरिया का इक्लोजिव इन्वायरमेंट। एक टॉपिक दे रखा है 15 से 20 मिनट, आधा घंटे का, ये मैक्सिमम आधा घंटे का है लगेगा। उसके बाद इसमें वन लाइनर भी दे रखा है जो करंट का इक्लोजिव इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन है, लगभग 70-80 के आसपास होंगे। हम अभी इस वीडियो में वो कराते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत कम आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा आपसे। मुझे भी एक अंदर से एनर्जी आती है जब कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब करता है, तो प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा जारी रखिए। चलते हैं आपकी क्लोजिंग इन्वायरमेंट वाले टॉपिक पे हम, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्लोजिंग इन्वायरमेंट, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये जो नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जो भी आपके प्रश्न हैं, यहाँ हम इसको शुरू करेंगे। उसके बाद आपके फिर वन लाइनर आते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, जो टू द पॉइंट है, हम उसे कराएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम पहले देखते हैं, पहले हम इनको देखते हैं। चलते हैं पहले स्लाइड पे। पहला स्लाइड आपका ये बोल रहा है, ठीक है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो काफ़ी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, उसके बारे में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहले ये एक इम्पोर्टेंट ये है कि 2 वर्ष पे, कितने वर्ष पे प्रकाशित होता है? 2 वर्ष पे ये प्रकाशित होता है। भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है, वो इसे जारी करती है, ठीक है। ये याद रखना है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ये पूछता है, ठीक है। और अभी जो यूपीएससी, और यूपीएससी का तो खैर नेचर ही ऐसा है, बट बिहार और यूपी जो पूछने लगा है अब इस तरह के नेचर के हैं, ठीक है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसको 2 वर्ष पे प्रकाशित करता है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये याद रखना है, ठीक है। पूछेगा आपसे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है, किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो किस मंत्रालय के अंदर आता है ये पता चल गया। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ये जारी करता है। कितने वर्ष पे जारी करता है? 2 वर्ष पे जारी करता है। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोसैट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए कितने प्रश्न बनते हैं। यह पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट भारत में कब से जारी की जा रही है? 1987 से। तो एक प्रश्न ये हो गया, ठीक है। दूसरा, यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की कैवीं कड़ी है? अभी तक के 17वीं कड़ी, ये जो अभी आई है ये दूसरा ये है, प्रश्न ये है कि ये 17वीं कड़ी है। किसके मदद से? तो उपग्रह रिसोसैट-2 के मदद से, ठीक है। रिसोसैट-2 के मदद से हम इस से डाटा बनाते हैं, ठीक है। उपग्रह से हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो रिसोसैट-2 का प्रयोग होता है, ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से एक 3 प्रश्न आपके बनते हैं। तो पहली बार ये 1987 में, और ये अभी 17वां है, रिसोसैट-2 उपग्रह का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1998 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। तो यहाँ देखिए हमेशा पूछता है कि हमको अपने भूभाग का कितना प्रतिशत आच्छादित करना है वनों से। तो एक प्रश्न तो ये हो गया कि 33% हमें अपना करना है, और एक तो ये हो गया कि कितना परसेंट? तो 33%, ठीक है। ये लक्ष्य हमने कब रखा? 1987 में, सॉरी 88 में। 87 से तो शुरू किए थे, उसके नेक्स्ट ईयर हमने ये अपना लक्ष्य बना लिया कि 33% अपने भूभागों पर वन को रखना है, ठीक है, आच्छादित कर देना है, ठीक है। अभी कितना है वो करंट डाटा में है, आप आगे देखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। तो यहाँ से 2 प्रश्न यहाँ से होते हैं। हमने अपने वनों का प्रतिशत जो फिक्स किया वो कब किया है? 1988 में, कि
हमें कितना रखना है और कितना प्रतिशत करना है वो। भारत में अभी कितना है वनों का आवरण, कितना है, कितना वनों से घिरा हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण अगर किलोमीटर में पूछे, हालांकि पूछता नहीं है, परसेंट में पूछेगा, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21.71 ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 21.77% आच्छादित है वनों से, ठीक है। तो यहाँ एक प्रश्न पूछेगा, यहाँ से एक प्रश्न है। 19 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। देखिए यहाँ कितने प्रश्न पूछेंगे। यूपीएससी पूछता है क्या कि घटा है या बढ़ा है, तो आपका देख लीजिए कितना 1540, और परसेंटेज में देखिए 0.22% बढ़ा है। तो एक तो ये है कि बढ़ा है या घटा है, एक प्रश्न ये है, और कितना बढ़ा है तो 0.22%, ठीक है। वर्ग ऐसे पूछा जाए तो 1540 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं प्रश्न भी इसके हिसाब से कराते जा रहा हूँ आपको, ठीक है। भारत में वृक्षों का आवरण देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। यहाँ क्या है, वृक्ष है, वृक्ष, भारत में वृक्षों का आवरण, यहाँ देख लीजिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन, यहाँ वृक्ष नहीं है, यहाँ क्या है, वन है, ठीक है, डिफरेंस आता है, ठीक है। वन और वृक्ष में डिफरेंस है। वन का आवरण कितना है, 21.71 है, ठीक है। और वृक्ष का आवरण देख लीजिए, वन से वृक्षों का आवरण कितना है, वृक्षों का आवरण है आपका 2.91%, ठीक है। और ये तो काफ़ी कम है, वो 15 लाख समथिंग था, 15.5 लाख, ठीक है। 19 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण 271 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो 0.76% है। यानी कि वहाँ वन भी बढ़ा है और यहाँ वृक्ष भी बढ़ा है। वन बढ़ा था 0.22% से और वृक्ष बढ़ा है 0.76% से। तो वृक्षारोपण अभी सरकार हर स्टेट जो है ना ध्यान दे रही है, इसलिए वृक्ष का प्रतिशत देख लीजिए, अगर वृद्धि की है तो वो ज़्यादा की है वनों से। लेकिन जाहिर सी बात है वृक्ष क्या है, अभी बहुत कम है, 3% भी नहीं पूरा है, ठीक है। तो 721 वर्ग किलोमीटर था, वो है 1540 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो वृक्ष और वन, ये आप एक डिफरेंस आप अपना कीजिए, मुझे बताइए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको फिर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण में संपूर्ण आंकड़े क्या है, देख लीजिए, वन और वृक्ष, ठीक है। वन क्या है, 7,13,000, अच्छा है, 7,13,000 था। वृक्ष कितना है, 95,000, यहाँ जो डाटा दे रखा था 95,000 का, ठीक है। दोनों मिलाकर के है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। प्रतिशत देखा जाए तो वन का है 21.71, वृक्ष का है 2.91, टोटल देखा जाए तो 24.62, ठीक है। टोटल अगर प्रतिशत दोनों वन और वृक्ष दोनों का मिला के पूछ ले अगर आपसे एग्जाम में, तो 24.62 में टिक लगाएंगे। अगर सिंगल इसका वन का पूछे तो 21.71 में लगाएंगे, वृक्ष का पूछे तो 2.91 में लगाएंगे, दोनों का जोड़ के पूछे तो 24.62 में लगाएंगे, ठीक है। वृद्धि देख लीजिए 1540 है, 721 है, टोटल जोड़ लिया जाए तो 2261 वर्ग किलोमीटर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कहाँ कहाँ है। वन, यहाँ वर्ड यूज किया है, वन कहाँ है, सर्वाधिक कौन से राज्य में वन ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में कह रहा है वन ज़्यादा है, 77,493 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, 66,431 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, 571 और 55,717 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, ठीक है। तो पहला नंबर याद रखेंगे और हमेशा साथ में रहेगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हमें एक पहले से रटाया हुआ अरुणाचल प्रदेश में वन है, ठीक है। वृक्ष वन में फ़र्क आ जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आवरण है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ 2 याद रखने का है, ठीक है।
और मध्य प्रदेश में 77 और यहाँ 66 है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ देख लीजिए साइड में, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन है। एक तो सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में है, उसका अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम है पंजाब हरियाणा में, तो उसमें भी सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में वन का आवरण बहुत कम है। हरियाणा में क्या है, वन का आवरण सबसे कम है। और उसके बाद पंजाब में है। ठीक है, हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा, तीसरा गोवा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे कम हरियाणा में है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम में दूसरे नंबर पे पंजाब है। चलते हैं, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि कहाँ किस राज्य में किया है, आंध्र प्रदेश ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वनों में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य वृद्धि किया है तो मात्र यही एक पूछेगा, आंध्र प्रदेश और साइड में ही है तेलंगाना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में वृद्धि बहुत ज़्यादा किया वन में। सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान किस राज्यों में हुआ है, तो कह रहा है कि वन आवरण में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो 275 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ कार्य बहुत हो रहे हैं ना आज के डेट में, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों का ह्रास हुआ है। सबसे ज़्यादा विकास आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। सबसे ज़्यादा आज भी वन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम आज भी वन कहाँ है, हरियाणा में है, उसके बाद पंजाब में है। ये स्लाइड आई थिंक याद हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि आप 1 सेकेंड देख लेते हैं। चलते हैं, अब इसमें यह है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, प्रतिशत के अगर रूप में देखा जाए, वहाँ तो एक जनरल व्यू था कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। सेकेंड नंबर पर अरुणाचल था। सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा है, उसका पंजाब है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ की है, आंध्र, उसके बाद तेलंगाना। सबसे नुकसान कहाँ हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि प्रतिशत में वनों के बारे में कुछ पूछा जाए, वन के बारे में अगर आपसे प्रतिशत के रूप में पूछा जाए कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत में बताइए कहाँ है, तो प्रतिशत में आपको मिजोरम में है। 84% आपको मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम का आपको नक्शा याद होगा। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड याद है ना। मणिपुर नीचे है, बीच में मिजोरम है, ऊपर नागालैंड है, अगर सबसे ईस्ट के 3 राज्यों को देखें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम में है। दूसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का 79.33%। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश, अगर यूटी के बारे में पूछा जाए कि कौन सा यूटी है जहां पे प्रतिशत वनों का बहुत ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप का बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनरली हम लगा देते हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार में कम है, लक्षद्वीप में प्रतिशत में ज़्यादा है। लक्षद्वीप में प्रतिशत में ज़्यादा है। राज्यों में पूछे तो मिजोरम में ज़्यादा है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो प्रतिशत में 2 तरह का यहाँ सवाल आता है। पहला सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रतिशत में ज़्यादा है, तो मिजोरम में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में। ये पूछे कौन सा यूटी है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन आवरण है, तो लक्षद्वीप में है, देन अंडमान निकोबार में है। ठीक है, भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े देख लेते हैं। डेंस एंड खुले वन, ठीक है, रेयर। बहुत घने, वेरी डेंस फॉरेस्ट का है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा मिलता है। मध्यम रूप से घने वन कहाँ है, मध्यम रूप से मिडिल मध्य प्रदेश में, खुले वन भी मध्य प्रदेश में। तो मध्यम रूप से और रेयर, खुले, दोनों मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंस घने अरुणाचल प्रदेश में। तो ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा घने हैं। खुले वन, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये 2 याद रखिए, मिडिल वाला याद रहे या नहीं रहे। तो ये पहला नंबर याद रखिए, सबसे ज़्यादा डेंस और सबसे ज़्यादा खुला वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कुछ बिंदु है बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र। बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है। और टाइगर रिजर्व में कुल क्षेत्रफल 74.51% है। बात समझे,
कह रहा है बाघ अभ्यारण्य जितने भी है उसमें हमारा जो एरिया है, क्षेत्र है 55,666, जो जो कुल वन क्षेत्र का कितना है, जितना भी वन क्षेत्र है हमारे पास, अभी वन क्षेत्र पता है ना 21 कितना था, 71 था ना, इसका 77.8% है। अब टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये 74, जितना भी टाइगर रिजर्व है उसका जो है ये जो है वो 74.51% है, ये याद रखना है। टाइगर रिजर्व जो भी है उसका कितना है, ये कुल वन कितना प्रतिशत। चलते हैं नेक्स्ट। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग इतना वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। कह रहा है कि जो भी बाघ, आप इसको सिंपल समझो, जितने भी भारत में बाघ अभ्यारण्य है उसका कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो कितना है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। बस सिंपल सी बात, जो भी भारत है उसका 2.27% हिस्से में बाघ अभ्यारण्य है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ बनता है, अच्छा है। एक प्रश्न आपको यहाँ है कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, 74% है, ये याद रखने का। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, जो 2,932 वर्ग किलोमीटर में है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96% से ज़्यादा है, यानी मोटा मोटी 97% है। यहाँ दो प्रश्न बनेंगे आपको। कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है, क्षेत्रफल के अनुसार से नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, कौन सा, पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है जो सबसे बड़ा है प्रतिशत के रूप में। अगर वन क्षेत्र एरिया में पूछे क्षेत्र मतलब एरिया में अगर आपसे पूछते हैं तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व वो सबसे बड़ा है। प्रतिशत में अरुणाचल प्रदेश वाला पक्का, और एरिया में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश वाला, दोनों आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश दोनों ए से ही है, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया में आंध्र प्रदेश वाला एरिया में है और ये प्रतिशत में सबसे बड़े हैं। ठीक है, ये याद रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश में पक्के है और यहाँ श्रीशैलम है। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 19 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक इतना मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 19 के अंतिम जो आंकड़े आए हैं उसके तुलना में देश में कार्बन स्टॉक कितना है, इतना मिलियन टन की वृद्धि हुई, लगभग 80 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक बढ़ना तो कोई अच्छी ये नहीं है, ठीक है, तो ये कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई है। और ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि कार्बन स्टॉक का ह्रास हुआ है या वृद्धि हुआ है, तो सबसे पहली बात यह है कि कार्बन स्टॉक का वृद्धि हुआ, ये नहीं पूछा कितना, तो पूछता है ये तो बहुत लो लेवल का हो जाता है। कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7,204 मिलियन टन है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंग्रोव वन वनस्पति के क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है आपसे प्रश्न। चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर है। देश के कुल मैंग्रोव या कच्छ वन भी बोलते हैं, मैंग्रोव वन या कच्छ वन भी बोलते हैं, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 0.15% में है। और टाइगर रिजर्व वाला याद है ना कितना है, ये याद रख लीजिएगा। तो 4,992 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, जो प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 0.15% है मैंग्रोव वन या कच्छ वन। ठीक है, 19 की तुलना में 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो आपसे एक बड़ी अच्छा प्रश्न बनता है यूपीएससी और बीपीएससी का जो नेचर आया क्वेश्चन का, या यूपीपीसीएस का, ये वृद्धि हुई है या ह्रास हुआ है, स्टेटमेंट में देगा तो वृद्धि हुई है, मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है, ये याद रखना। अब रैंक में आते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे मैंग्रोव वन है, तो सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आपको मैंग्रोव वन है। द्वितीय स्थान जो आता है वो गुजरात का आता है। तृतीय स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आता है। ठीक है, 616 है, गुजरात 1175 है और पश्चिम बंगाल 2100। कोई किसी को compete करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जो नंबर 1 पे वो लगता है हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। तो मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, दूसरा गुजरात में है, तीसरा अंडमान एंड निकोबार में है। ये याद रखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, ये तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पहला और तीसरा तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव वन का एरिया अगर विकसित किया है तो सबसे बड़ी अच्छा प्रश्न ये है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन का एरिया जो डेवलप हुआ है उड़ीसा में किया, 8 वर्ग किलोमीटर, पहला याद रखने का। बाकी दो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मैंग्रोव वन का विकास हुआ है, एरिया में वृद्धि हुई है। ठीक है, लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट प्रश्न स्लाइड पे चलते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल। ठीक है, स्थल के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको दे दूं। कह रहा वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि का लिस्ट आगे नीचे हम देखेंगे। पहले रामसर के बारे में देखते हैं। 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और समझौता प्रभावी हुआ 1975 में। 71 में सम्मेलन हुआ, 75 से ये प्रभावी हुआ। भारत इसमें 82 में शामिल हुआ। तो क्या भारत शुरू से ही इसका सदस्य रहा है? नहीं, होने के बाद लगभग मोटा मोटी जो है 8-9 साल समझौता तो 71 में हुआ, 9-10 साल पे जाकर के उसका शामिल हुआ, सदस्य बना। शुरू से सदस्य नहीं है, संगठन का सदस्य नहीं है, संगठनात्मक जो प्रक्रिया चल रही थी उसका सदस्य नहीं है। ये यूपीएससी का नेचर है, इसलिए मैं ये अब बता रहा हूँ। विश्व में 2400 टोटल रामसर स्थल अभी तक है। 22 अक्टूबर 2022 तक भारत में 75 रामसर स्थल आ चुके हैं, मतलब बन को ये मिल चुका है, दर्जा मिल चुका है। जो 75वां रामसर अभी जो नया बना है, सालबुग आर्द्रभूमि जो जम्मू कश्मीर में है, सालबुग आर्द्रभूमि। एक इम्पोर्टेंट ये है कि सालबुग आर्द्रभूमि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कितने टोटल भारत में है? तो 75 है। ठीक है, भारत आर्द्र रामसर जो कन्वेंशन है इसमें कब शामिल हुआ? तो 1882 में हुआ। ये इसकी पहली मीटिंग 1975 में हुई, लेकिन ये समझौता प्रभावी 1975 से हुआ। 71 में हुई, तो भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से नहीं है, ये याद रखना होगा। भारत संस्थापक सदस्य है क्या? तो भारत संस्थापक सदस्य नहीं है, ये याद रखना होगा। ठीक है, टोटल एक और सवाल बनता है कि टोटल विश्व में कितने अभी रामसर है? तो 2400 है। 2400 में 75 भारत में है। आखिरी जो सबसे लास्ट बना है 75वां और सालबुग अंतर्राष्ट्रीय। भारत संस्थापक सदस्य नहीं है। भारत 82 में शामिल हुआ और ये प्रभावी है 1975 से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है कि भारत में जो आर्द्रभूमि है उसको देख लो भाई, जो फरवरी में बने हैं इसी साल 2022 में, वो उनको देख लीजिए। जो 75वां है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपके बिहार अगर दे रहे हैं तो बिहार के लिए देख लीजिए कितने आर्द्रभूमि हैं। यूपी दे रहे हैं तो यूपी वाले लोग पढ़ लें। जिस स्टेट का आप दे रहे हैं तो उसका पढ़ लीजिए, बाकी जो 75वां है उसको याद रखिए। खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पूछ चुका है, CDS एग्जाम में आ चुका है। खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है, ये याद रखना होगा। ये कब दर्जा मिला है ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कहाँ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? गुजरात में है ये। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। शंख सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सागर जिला याद रखिएगा, तो ये मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है, ये याद रखिएगा, ये वाला याद रखना होगा। ठीक है, पल्लिकरनई मार्शल रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है। करीकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। देखिए तमिलनाडु को इस बार बहुत सारे अभ्यारण्य मिले, ये रामसर मिले हैं। मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर तमिलनाडु में है। वेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु में है। वेम्बनूर, ये याद रखिए, वेम्बनूर।
वेटलैंड कहाँ है? तमिलनाडु में है। वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, ये याद रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उदयमार्थ एक सेकंड, उदयमार्थमपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। चित्रांगुडी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम हेरू वेटलैंड आपका तमिलनाडु में है। उड्डूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। ठीक है, आप आ जाइए। सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा में है। तंपारा झील उड़ीसा में है। अनसुपा झील उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में। देखिए, आप ये ध्यान दो कि जो कोस्टल इलाके हैं ना, वहाँ पे जो स्टेट हैं वहाँ पे ज़्यादा ये अभ्यारण्य मिल रहे हैं रामसर। ठीक है, याद रखना, आगे भी देखेंगे हम। ठीक है, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। ठाणे महाराष्ट्र में है। नंदा झील गोवा में है। ठीक है, रंगनाथ हितू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। हाइगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। सालबुग, अभी आपने देखा सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन जो 75वां है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर को अभी 2 मिला है इधर। 75वां सालबुग वेटलैंड है, जो याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 21 में रामसर अभी समय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमि। ठीक है, 21 में, ये तो 2022 का भी आप लिस्ट देख रहे थे, एक बार फिर से आपको दिखाऊं। ये 2022 के सारे लिस्ट थे। ठीक है ना, ये सब 2022 का आपने देखा। अब 21 में 5 हुए थे। ठीक है, 21 में कितने हुए हैं? 5 में से हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, ये एग्जाम में पूछ चुका है। सुल्तानपुर हरियाणा में पूछ चुका है। भिंडवासा वन अभ्यारण्य, ये अभी नहीं पूछा है कहीं पे, मुझे ध्यान नहीं है कि कहीं पे पूछा। वंडवाना वेटलैंड अभी नहीं। थोल झील अभ्यारण्य गुजरात में है, तो 2 गुजरात में, 2 हरियाणा में और 1 उत्तर प्रदेश में। 2021 में 5 को मिला था, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नोट में आ जाइए। यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम के कितने हैं? यूके के 175 इस सूची में शामिल। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा अभी आपको यूनाइटेड किंगडम में 175 है। ठीक है, पहला जो रामसर है वो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है। ठीक है, कोबोर्ग प्रायद्वीप है। सबसे कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है पहला रामसर स्थल। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल है चिल्का झील। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट आपने देखा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यूके में 175 है, पहला ऑस्ट्रेलिया का है कोबोर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, भारत का पहला है चिल्का, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, वेटलैंड कौन है, तो आपको याद रखना होगा सुंदरवन। ठीक है, भारत का पहला चिल्का है। दुनिया का पहला कोबोर्ग ऑस्ट्रेलिया वाला है, यूके में 175 है। ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा, परसेंटेज याद रख लिया। 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। इस सुंदरवन का 96.76% जो है आर्द्रभूमि जो है इसका रामसर स्थल में आता है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड, तो भारत का पहला है चिलिका, सबसे बड़ा है सुंदरवन और सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड। ठीक है, भारत का पहला कृत्रिम, ठीक है, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन है? हरिके बैराज। जो भारत का कृत्रिम आर्द्रभूमि है रामसर स्थल में, हरिके बैराज जो उड़ीसा में है, या याद रखिए महानदी पे है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 661 आर्द्रभूमि है। सबसे ज़्यादा जो है आर्द्रभूमि कहाँ पे? कान्हा टाइगर रिजर्व में। भले रामसर में नहीं आया है, रामसर में तो हमारे यहाँ सिर्फ 75 ही आया है हमारे, लेकिन आर्द्रभूमि सिर्फ कान्हा में 661 आर्द्रभूमि है, ये याद रखना। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जिसमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम का है। ये कितने कम का ये नहीं जानना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे
टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व में 661 आर्द्र भूमि है, याद रखिएगा। कौन ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है? तो कान्हा में है। कितने हैं? तो 661 है। कितने हैं तो ये तो नहीं पूछता, लेकिन कहाँ है, किस टाइगर रिजर्व में है, ठीक है, तो वो पूछेगा। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। भारत में जो सबसे अधिक जो रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में है, रामसर स्थल, ठीक है, वेटलैंड। लेकिन जिसको रिकग्निशन मिला है रामसर के अधीन है तो बहुत सारा, लेकिन रिकग्निशन की बात है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में 10 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, दूसरा उत्तर प्रदेश में। भारत के 75 रामसर स्थल में 13,26,667 हेक्टेयर में फैले हुए हैं, ठीक है। ये आपको नहीं जाना, सिर्फ ये जाना 75 रामसर स्थल है। 14 से 22 तक देश के रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्र भूमि जोड़ी गई है। 14 से 22 के बीच में 49। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 75 है। 75 का जो जम्मू कश्मीर का है। एक कान्हा वेटलैंड टाइगर, सॉरी कान्हा टाइगर रिजर्व है जिसमें 461 है। सबसे छोटा जो है रेणुका टाइगर है, सबसे बड़ा है सुंदरवन है। मानव निर्मित है जो हरिके बराज है वो भी आपका आर्द्रभूमि स्थल में आता है। चिल्का सबसे पहला भारत में शामिल होने वाला रामसर है। दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट है कोबोर्ग प्रायद्वीप, और यूके में 175 रामसर स्थल है, ये याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लक्षद्वीप के दो बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। जो लक्षद्वीप है उसके 2 बीच हैं जिसको ब्लू फ्लैग दिया गया है। ब्लू फ्लैग किसके लिए जाता है? समुद्री जो वातावरण है उसको आप अगर संभाल के रखते हो तो उसके लिए दिया जाता है ब्लू फ्लैग, ठीक है। भारत में अभी तक कुल 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एक तो ये है कि 12 ब्लू फ्लैग मिल चुका है भारत के कोस्टल रीजन को, जो स्वास्थ्य पे, सुरक्षित वातावरण और सतत विकास वहाँ का हो सके उस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। ब्लू फ्लैग कितने मिल चुके? 12। सबसे एक और नया इंपॉर्टेंट है, ये देता कौन है? डेनमार्क के है एजुकेशनल फाउंडेशन और एजुकेशन एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एनवायरनमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। डेनमार्क का है एक फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, वो ब्लू फ्लैग प्रदान करता है। भारत को 12, अभी लक्षद्वीप को 2 मिला है। किस आधार पर? स्वस्थ वातावरण, सुरक्षित और सतत डेवलपमेंट को बढ़ावा जो देता है कोस्टल रीजन को, उसके लिए इसको दिया जाता है। वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री बीच तो थुंडी बीच लक्षद्वीप, कदमत बीच लक्षद्वीप, कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु, ईडन समुद्र तट पुडुचेरी। तो ठीक है, 4 को यहाँ यार 2 लक्षद्वीप से है, 2 लक्षद्वीप से है, एक तमिलनाडु से, एक पुडुचेरी से है। ये अक्टूबर 2022 में दिया गया। 22 में जिसको मिला है वो दोनों लक्षद्वीप को मिला है, और ये तमिलनाडु पौंडीचेरी वाला 21 में मिला। तो खैर आपको ये नहीं जानना है, आपको ये जानना है कि 12 है, इन आधार पे दिया जाता है, डेनमार्क देती है, ठीक है, और दिया जाता है समुद्री जो कोस्ट है उनको सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा शिवराजपुर गुजरात, घोघला, कासरकोड, कप्पर, रूसीकोंडा, गोल्डन और राधानगर समुद्री तट ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल है। कौन कौन शामिल है ये आपको दे दिया, ठीक है। अभी फिलहाल आपको लक्षद्वीप वाला याद रखना होगा, ठीक है, और किस आधार पर कौन देता है ये याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट, COP COP26 सम्मेलन में भारत। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है, में COP26 शिखर सम्मेलन हुआ। सबसे पहले एक सवाल पूछेगा कहाँ शिखर सम्मेलन हुआ COP26 का, तो ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया, ठीक है, पंचामृत का मंत्र दिया।
पहला पंचामृत कौन है? भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 500 गीगावाट को, जो बिना जीवाश्म तेल, कोयला, गैस जलाए हुए, ठीक है, अंदर से निकाल के जो हम जलाते हैं ना धरती के नीचे से, उस पर, और कचरे जला करके, लकड़ी जला करके जो हम बिजली पैदा करते हैं, उसको छोड़ करके हम 500 गीगावाट बिजली ऐसे पैदा करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, कब तक करना है? 2030 तक भारत ने कहा है, पंचामृत का पहला है। दूसरा ये है, 30 तक अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत अक्षय और गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरा करेगा, ठीक। भारत अपनी अक्षय ऊर्जा से, जैसे सोलर से हो गया, हाइड्रोजन से हो गया, बाकी ऐसे गैर जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त करेगा, कोयले वोले से बिना जलाए हुए, ठीक है। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। 2000 अभी से लेकर के 2030 तक 1 बिलियन तक, 1 बिलियन 1 अरब टन की कमी करेगा कार्बन उत्सर्जन में। कब तक लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा ये है, 30 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर देगा। जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता बढ़ रही है, उससे भी जो है ना, हम 45% हम अपने कार्बन के जो निष्कासित कर रहे हैं उसको कम कर देगा 2030 तक, जितना भी हम निकाल रहे हैं फिलहाल उसको, और ये असर होगा 2005 के असर से, ठीक है। पांचवा ये है, 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। यानी भारत में जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हम बिना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये सब जो भी पॉल्यूटेड मटेरियल है, उसको बढ़ाए बिना हम अपने ऊर्जाओं की आवश्यकता को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका नोट। ग्लासगो में आयोजित COP26 26 जो है समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की। मैंने फिर से एक बार, COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जो बोरिस जॉनसन, दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि एक वर्ल्ड है, एक सन है और एक ग्रिड की शुरुआत की। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड की शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है बाघ गणना की रिपोर्ट, जो इम्पोर्टेंट है। बाघ कहाँ पे कितना है, किस राज्य में है, ये जानना जरूरी है। 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है? 2967 है। ये सरकारी आंकड़ा है, 2967, 2967, ठीक है। 14 से 18 की बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है? 33%। अब 14 से 18 ये याद रखना, 33% की वृद्धि हुई है, ह्रास नहीं हुआ, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या हुआ? बल्कि वृद्धि हुई। कितना वृद्धि हुई है? 33% हुई है, ठीक है। दो सवाल यहाँ हैं। बाघों की कुल संख्या 2967 है। अब किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में दिखा रहा है, 526 है, ठीक है। कर्नाटक में 524 है, सिर्फ 2 का अंतर है कर्नाटक और महाराष्ट्र में। तीसरा उत्तराखंड में है, 442 है। उत्तर प्रदेश में 173 है और बिहार में 31 है। और बिहार में कहाँ पे होगा ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। जानते हैं तो अच्छी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डलिंग सर्वेक्षण, ये याद रखना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है ट्रैप वाइल्डलिंग। वाइल्ड यहाँ वहाँ जो घूमते रहते हैं उसको ट्रैप, यानी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा लगाया है, ट्रैप वाइल्डलिंग सर्वेक्षण, जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज़्यादा बाघ 231, किसी एक टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो जिम कॉर्बेट में है, 201। मध्य प्रदेश में संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ बहुत सारे बाघ अभ्यारण्य है, सबको मिला करके 526। लेकिन अकेले उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसमें 231 बाघ हैं। कितना है? 231 बाघ है जिम कॉर्बेट में, ये याद रखना होगा। देश के 3 अभ्यारण्य, डम्फा अभ्यारण्य मणिपुर, पुक्सा
अभ्यारण्य और पलामू अभ्यारण्य को में कोई बाघ नहीं है। ये याद रखना होगा। डम्फा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य और पलामू अभ्यारण्य में कोई बाघ नहीं है। बाघ अभ्यारण्य है लेकिन यहाँ पे डम्फा में, बुक्सा में और पलामू में कोई बाघ नहीं है। भारत में कुल बाघों की आबादी 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं। भारत में जो भी टाइगर है वो रिजर्व्ड एरिया में रहते हैं। कितना? 63%। विश्व के कुल बाघ की आबादी 70% बाघ भारत में है। पूरे दुनिया में जितने बाघ मिलते हैं उसका 70% अकेले भारत में है। तो वर्ल्ड का कैलकुलेट कर लीजिए कि वर्ल्ड में कितने हैं। ठीक है, अब ये 70% 296 के बराबर है, तो 1% गुना कर लीजिए, बाकी 30 से गुना कर दीजिएगा, आपको दुनिया का आ जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर। तो पहला ये है कि 70% भारत में है। वन क्षेत्र जो है उसमें 63% रिजर्व्ड एरिया में रहते हैं। सबसे ज़्यादा एक बाघ अभ्यारण्य है जिम कॉर्बेट, जिसमें 231 बाघ रहते हैं उत्तराखंड में। और डम्फा है, बुक्सा है और पलामू में कोई बाघ नहीं है। एक कैमरा है जो ट्रैप करता है उनकी गतिविधियों को, ट्रैप वाइल्डलिंग सर्वेक्षण नाम दिया गया है। सबसे ज़्यादा अगर किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद 2 कम है, कर्नाटक में है, उसके बाद उत्तराखंड में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है। टोटल बाघ 2967 है, 33% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, याद रख लीजिए। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कह रहा है? सवाल यह है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। FAO द्वारा हर साल 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। क्या? वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। FAO संयुक्त राष्ट्र का है खाद्य एवं और सुरक्षा संगठन, फूड अथॉरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं। ये कहता है 1990 से लेकर के 2020 तक। ठीक है, इन 30 सालों में कितने नष्ट हो गए? 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये कहता है, यूएन के रिपोर्ट है, FAO कहता है 420 मिलियन हेक्टेयर नष्ट हो गए। 30 वर्षों में 10.5% वन की कमी आई है पूरी दुनिया में। 15 से 20 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं। 15 से 20 के बीच हर साल कितने हो रहे हैं? 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं। कुल विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व के कुल वन क्षेत्र, वन है ये वन क्षेत्र, विश्व का कुल वन क्षेत्र क्या है? 4.06 बिलियन हेक्टेयर भूमि पे है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% वन कवर करना है। और बेटर कितना होता है कि इसको हम 33% पे ले जाए, तो काफ़ी छोटा सा डिफरेंस है, इसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन पूरे दुनिया में जो है वो 4.06 बिलियन हेक्टेयर पे है, जो दुनिया का 31% एरिया पे फॉरेस्ट कवर है। तो ये याद रखना होगा कि पूरी दुनिया में फॉरेस्ट कवर कितना प्रतिशत है? 31% है। ठीक है, पूछे कितना हेक्टेयर में, तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर में है। इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि को समाप्त करने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इंडेक्स। एयर के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए। ठीक है, और ख़ास करके एयर पोल्यूशन तो बहुत होता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम बात करेंगे एयर क्वालिटी। ठीक है, IQ एयर स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की जाती है। जो एयर क्वालिटी है, IQ एयर जो है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये
IQ एयर स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई। ठीक है, तो कौन करता है? स्विस संगठन है, है ना, स्विट्जरलैंड स्विस संगठन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत में है। दुनिया में 15 प्रदूषित सबसे ज़्यादा लिस्ट बनाया गया, उसमें अकेले 10 तो भारत में है। दुनिया के 15 लिए गए हैं, जिसमें सिर्फ अकेले भारत में कितना है? 10 है। सबसे कम प्रदूषित देश जो है न्यू कैलेडोनिया। सबसे कम प्रदूषित क्या है? न्यू कैलेडोनिया एक देश है, जिसका PM 2.5 लेवल जो है मात्र 3.8 है। जिसका PM 2.5 जो लेवल है वो मात्र 3.8 है, न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, ये याद होना चाहिए, न्यू कैलेडोनिया सबसे कम प्रदूषित है, जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है न्यू कैलेडोनिया, दूसरा ये स्विस संगठन इसको जारी करता है, दो याद होना चाहिए। तीसरा तो खैर आपके लिए 15, दुनिया के 15 में से 10 अकेले भारत में है। ठीक है, चलते हैं सबसे प्रदूषित देशों की सूची में। प्रथम स्थान सबसे प्रदूषित अगर कोई देश है तो बांग्लादेश। देश के बारे में पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित क्या है, सबसे प्रदूषित देश कौन है, तो सबसे प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश है। द्वितीय स्थान चाड है, तीसरा पाकिस्तान है। ठीक है, और 5वें स्थान पे भारत है। तो अकेले बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश 1 पे है, पाकिस्तान 3 पे है, और 5वें स्थान पे भारत है। यानी बांग्लादेश 1 है, दूसरा को छोड़ दीजिए, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा छोड़ दीजिए, 5वां एक एक गैप पे ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। ठीक है, सबसे ऊपर में बांग्लादेश है, दूसरा आपका पाकिस्तान है, तीसरा आपका भारत है। भारत का पोजीशन 5वां है, और PM जो है 2.5 की यहाँ वैल्यू क्या है? 58.1% है, और बांग्लादेश में 76.9 है। बाप रे, कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये याद रखें। सबसे प्रदूषित राजधानी में से अगर आया जाए तो सबसे प्रदूषित राजधानी प्रथम स्थान पे अपनी दिल्ली है, कि सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो दिल्ली है। ठीक है, 2.5 का लेवल जो है 85 है। आदमी कितना दिन जिंदा रह पाएगा। ढाका दूसरे नंबर पे है। ढाका कितने नंबर पे है? द्वितीय नंबर पे है। तृतीय नंबर पे कौन है? चाड है। ठीक है, तो सबसे जो प्रदूषित राजधानी है दिल्ली है, दूसरा है ढाका है, और तीसरा अंजामेना, यानी चाड की जो राजधानी है अंजामेना वो है। तो आप पहले याद रखिए, भारत सबसे प्रदूषित राजधानी है भारत की, दूसरा बांग्लादेश है। सबसे प्रदूषित देश पूछा जाए तो बांग्लादेश है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, 5वें पे भारत है। दूसरे पे चार्ट है, याद रख लीजिए, याद करना है तो। लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो इसका सबसे ज़्यादा है, भारत का स्थान पूछेगा, ये ज़्यादा पूछेगा। सबसे प्रदूषित शहर अगर आया जाए, ये तो राजधानी थी, सबसे प्रदूषित राजधानी, पर सबसे प्रदूषित देश अगर शहर पूछे कि सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो भिवाड़ी जो राजस्थान में है, भिवाड़ी वो सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, दूसरे स्थान पे चला गया है गाजियाबाद। पहले गाजियाबाद था, अब आ गया है भिवाड़ी। ठीक है, दूसरे नंबर पे है गाजियाबाद, ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसरो के आगामी मिशन जो है उनको आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसरो के आगामी मिशन है, एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, देख लेते हैं। आने वाले इसरो के मिशन कौन कौन से हैं? एक तो गगनयान है, जो ये इम्पोर्टेंट होता है। गगनयान 2023 में ही लॉन्च होना है। यह मानव रहित होगा, अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण होगा। बिना मानव का इस अंतरिक्ष यान में हम भेज रहे हैं, गगनयान को 2023 में जाना है, मानव रहित। ठीक है, ये याद रखिए, मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान है, अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए जा रहा है। आदित्य L1 फरवरी 2023 में सौर कोरोना के अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो सन का जो कोरोना वाला इलाका है ना, कोरोना जो एरिया होता है, उसके स्टडी के लिए आदित्य L1 जो है ना हम भेज रहे हैं। तो आदित्य L1 सौर कोरोना के लिए भेज रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये कई बार पूछ चुका है, फिर भी पूछ लेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहला है भारत का जो सौर के कोरोना के स्टडी के लिए हम भेज रहे हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 इम्पोर्टेंट होता है। लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रयान 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लैंडर और रोवर दोनों को चंद्रमा पर लैंडिंग कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये गगनयान 1 था, ये गगनयान 2 है। 22-23 में ही, मतलब इसी साल
मानव रहित अंतरिक्ष यान परीक्षण करेगा। ठीक है, तो खैर ये तो गगन 1 से ही हो जाता है। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है, नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। आप बस ये याद रखो, नासा और इंडिया का जो है आपका, ठीक है, इसरो और नासा दोनों मिलके एक निसार लॉन्च करने जा रहे हैं। संयुक्त परियोजना है। निसार क्या है? तो निसार नासा और इसरो का एक संयुक्त परियोजना है जो प्रक्षेपित करेगा। जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाए, लॉन्च हो गया होगा, जनवरी में ही होना है। ठीक है, या होने वाला होगा इस महीने में। गगनयान 323, गगनयान मिशन का पहला चालक दल, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। शुक्रयान, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जक्षा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है, जक्षा का। ठीक है, जक्षा याद होना चाहिए किसका है। ठीक है, जक्षा और इसरो कर रहे हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट है। मंगलयान 2, ठीक है, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आप ये गगनयान 1 याद रख लीजिए, आदित्य याद रखिए, और चंद्रयान 2। तो गगनयान तो मानव रहित प्रक्षेपण उड़ान भरेगा। आदित्य सौर के कोरोना के लिए है। चंद्रयान लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। और निसार जो है आपको नासा और इसरो का एक संयुक्त परीक्षण है। ठीक, आपको इन्वायरमेंट टू द पॉइंट वाले कुछ सेक्शन है, उसमें कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक 70-80 क्वेश्चन होंगे वन लाइनर, मैं उसको करा दूँ इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, स्लाइड नंबर 1 है, पहला ये पर्यावरण की रक्षा के लिए 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया, याद है ना, केवड़िया में मिशन लाइव आंदोलन की शुरुआत की। आपसे पूछिएगा केवड़िया, केवड़िया एक तो कहाँ है, बात याद रखिएगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए 20 अक्टूबर, ये डेट नहीं पूछेगा। नरेंद्र मोदी ने कांवड़िया में मिशन लाइव आंदोलन की शुरुआत, पूछेगा आपसे मिशन लाइव आंदोलन किससे जुड़ा है। मिशन लाइव आंदोलन किससे जुड़ा है? तो सबसे पहले यह है कि पर्यावरण से जुड़ा है। मिशन लाइव आंदोलन किससे जुड़ा है, ये याद रखिए, मिशन लाइव आंदोलन पर्यावरण से है। इसकी शुरुआत कांवड़िया में की गई। ठीक है, ये 2 प्रश्न यहाँ आपसे पूछेंगे। ISA की तीसरी असेंबली की आभासी बैठक में भारत और फ्रांस को 2 साल के लिए पुनः सह अध्यक्ष चुना गया है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। नामीबिया से लाकर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए चीतों की निगरानी के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीते लाए गए हैं कहाँ से? नामीबिया से लाए गए हैं। नामीबिया से चीते लाए हैं, कितने? 4 चीते लाए गए हैं। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय पार्क में, उद्यान में रखा गया है। ये दो प्रश्न बनते हैं। और किसके निगरानी के लिए 9 सदस्य हैं कि 4 सदस्य, ये सब अंडरलाइट किया है। 9 सदस्य टास्क फोर्स, ये सब बेहतर वाली बात है। इसे नहीं पूछेगा। नामीबिया से लाया गया है, कहाँ रखा गया है? कुनो राष्ट्रीय पार्क में। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सम्मेलन लेह में आयोजित किया गया। तो पूछेगा आपसे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन की शुरुआत कहाँ की गई? लेह में की गई। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये जो मिशन है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई? लेह में की गई। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ से ये आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा, कहाँ की गई? लेह में की गई लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पूरी तरह से हरित ऊर्जा में बदल गया है, जो अपनी 95% ऊर्जा की आवश्यकता हाइड्रो एवं पवन ऊर्जा से एवं 5% सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। यानी टोटल का टोटल 95% किससे करता है? एक तो पानी से, दूसरा हवा से। पानी और हवा से जो बिजली पैदा होती है वो 95% है, और बाकी सोलर प्लेट से 5% अपनी ऊर्जा की आवश्यकता करता है। तो छत्रपति शिवाजी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पूरी तरह से किस में बदल गया है?
अपनी ठीक है, बताइए किसमें बदल गया है? जीरो कार्बन, यानी कोई कार्बन यहाँ उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हरित ऊर्जा में बदल गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 95% हाइड्रो और पवन से, अब 5% सोलर से। कौन? छत्रपति शिवाजी। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड द्वारा एक नए टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। फिलहाल अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मध्य प्रदेश जो लोग दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, ये याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट। हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का है ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पंडजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। पार्क का नाम सरोजनी नायडू की बेटी के नाम पर रखा गया है। यह पार्क गंभीर रूप से संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया तथा लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भेड़िया और लाल पांडा के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है? ये चिड़ियाघर है जो दार्जिलिंग में, पंडजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, नायडू हिमालयन, पंडजा नायडू हिमालयन पार्क जो है दार्जिलिंग में है, वो भेड़िया और लाल पांडा, यहाँ जो लाल पांडा ने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, के लिए रखा गया है। सरोजिनी नायडू की बेटी के नाम पे है, ये इंपॉर्टेंट होता है। गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्री का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियां बनाना है। खैर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आप ये जानिए सबसे भेड़िया और लाल पांडा के लिए पंडजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, जो संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया और इसके लिए एक प्रसिद्ध है। दूसरा, सफारी कहाँ खोला जा रहा है? हरियाणा में गुरुग्राम में 10,000, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में एक, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ले वाला याद है। नामीबिया से 4 टाइगर लाए हैं, कहाँ रखे हैं? कोनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे हैं। और यहाँ कांवड़िया में मिशन लाइवली आंदोलन की शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका पुडुचेरी में समुद्री तट की सफाई के लिए पुडुचेरी में जो समुद्र की तट की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा ये जानिए कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर पौंडीचेरी के तट की सफाई के लिए है। स्वच्छ सागर पौंडीचेरी में समुद्री तट की सफाई के लिए स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर की शुरुआत की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, ठीक है याद रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। यमुना नदी के पास बैम्बू थीम पार्क बांसेरा की नींव रखी। इस पार्क में असम से लाए गए 25,000 से अधिक किस्म के बांस के पौधे रोपे गए हैं। कितने किस्म के? 25,000 से अधिक बांस के किस्म के पौधे लाए गए हैं। ठीक है, ये बैम्बू थीम पार्क बांसेरा, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना ने। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के जिले में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत जिला कलेक्टरों द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी योजनाएं तैयार की जाएगी। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल है। बर्ड एटलस किसने जारी किया? केरल ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेट्टा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया गया है। इस पार्क के निर्माण में भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो लम्हेट्टा याद रखिए, मध्य प्रदेश का लम्हेट्टा, उसमें क्या है? भारत का पहला है, ये भूवैज्ञानिक उद्यान है। ठीक है, क्या भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ खोला गया है? लम्हेट्टा मध्य प्रदेश, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान, ठीक है, लम्हेट्टा मध्य प्रदेश।
गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल की शुरुआत की है। पूछेगा एडॉप्ट एन एनिमल कहाँ, किस सरकार ने? तो सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने गुजरात में है ये, गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करेगा। तो सबसे पहले ये जाने सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, आपको टिक लगा के आ जाएंगे। तो उनको एडॉप्ट एन एनिमल, ठीक है, एडॉप्ट एन एनिमल। दक्षिण अफ्रीकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। पेरू के तट पर के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रिपसोल ने 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी, याद रखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल होंगे। ठीक है, तो कुफरी में, ठीक है, ये कुफरी हिमाचल प्रदेश के। ऐसे कुछ है, इस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, सब लाइन बाय लाइन आपको रटने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड वन, ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रख लीजिए, रानीखेत में वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां प्राप्त होंगी। तो ये याद रखें, क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ है? उत्तराखंड में। क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ? उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइकेन, शैवाल, फंगस, ये सब फंगी, ये सब वो पाए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। लद्दाख को क्या बना देना है? ऑर्गेनिक, है ना, वहाँ केमिकल्स हटा देना है। ठीक है, 2025 तक किसके साथ? सिक्किम के साथ समझौता किया है। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये याद रखिए। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना गोइगो कंपनी कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? तो आपको हिमाचल प्रदेश के काजा में है। ठीक है, गोइगो इसको जो है, गोइगो इसको कंपनी को बनाई है। ठीक है, इसको मेंटेन कर। आगे चलते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मेकाक रखा है। क्या रखा है? सेला मेकाक क्या है? एक बंदर की प्रजाति है, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। ठीक है, ये याद रखना होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मेला मेकाक एक बंदर की प्रजाति है। सेला मेकाक एक बंदर की प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। ठीक है, 21 में तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 17वां ये है। तो याद रखिए, काजू वैली वेटलैंड कहाँ है? तमिलनाडु में है। बस इतना ही याद आपको रखना है। काजू वैली कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, ये इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य योजना के तहत जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पे है घरों में बिजली मुहैया कराने में। राजस्थान, सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान प्रथम स्थान पे है। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है उस वेस्ट को ये अच्छे से हैंडल करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 3-4 स्लाइड और है, देख लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला वन
प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित नहीं है। तो बस आपको ये जानना है, इतना आपसे स्टेट पीसीएस में या हाँ यहाँ पूछेगा, यूपीएससी में तो ये वाला पूछेगा, ठीक है, लेकिन पीसीएस में नहीं। अरावली जैव विविधता पूछेगा कहाँ पे है। ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये कहीं भी दे सकता है। तो आपको हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। दूसरा, इसने अन्य प्रभावित क्षेत्र पर आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया है, ठीक है। यानी हम लोग संरक्षण के लिए तो करते हैं, विविधता को संरक्षित करने, लेकिन वो संरक्षित नहीं होता, उनको OECM का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, पहला है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र रेलवे ने लॉन्च किया है, ये मध्य प्रदेश में है। 1.7 मेगावाट का होगा। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा, ठीक है। भारत में पहली बार OCEN 2022 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ये याद रखिएगा। भारत में पहली बार ओशन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चेन्नई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओशन सम्मेलन कहाँ होगा, चेन्नई में होगा। वैश्विक समुद्री शोधकर्ता का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने के लिए होता है। आपको बस ये याद रखना होगा, ओशन सम्मेलन कहाँ हो रहा है, भारत में कहाँ हो रहा है, ओशन चेन्नई में हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि ये भारत में हो रहा है, पहली बार हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है, चेन्नई में। ओशन सम्मेलन 2022 कहाँ हो रहा है, चेन्नई में होगा, ठीक है, ये याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट। मन्नार की खाड़ी, यादी और तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु ने नागापट्टिनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मरीन एलीट फोर्स जो है ना, बनाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने बनाए हैं अपने, ठीक है। तो वहाँ पे जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए मैरीन एलीट जो फोर्स होगी, ठीक है, उसको संरक्षण के लिए कार्य करेगी। उड़ीसा में मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण प्रदान करना है। तो ये याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उड़ीसा में खोला गया मैंग्रोव वन की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक कहाँ खोला गया है, मैंग्रोव वन के लिए उड़ीसा में। तो पूछेगा जीन बैंक कहाँ खोला गया है, उड़ीसा में खोला गया है जीन बैंक। किसके लिए है, मैंग्रोव वन का जीन बैंक कहाँ खोला गया, उड़ीसा में। बस इतना ही जानना है, मैंग्रोव वन का लिए जो जीन बैंक है वो उड़ीसा में खोला गया है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार कहीं नहीं भाई, उड़ीसा में, ये याद रखना है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। अरे 5वें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। इसके दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए। वर्तमान में इसमें कितने प्रस्ताव हैं वो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कहाँ हुआ, नैरोबी में हुआ, 5वां हुआ, ठीक है। 193 सदस्य देश हैं। 21 से लेकर 26, 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है। नीति आयोग ने बाढ़ प्रबंधन रणनीति पे रिपोर्ट तैयार की है। आपसे पूछेगा बाढ़ नियंत्रण जो प्रबंधन रणनीति है, बाढ़ प्रबंधन रणनीति है, उसके लिए रिपोर्ट किसने जारी की है, नीति आयोग ने। 21 से लेकर 26 के लिए राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 21 से लेकर 26 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, कछुआ कार्य योजना, ठीक है, 21 से 26। 20 से लेकर 25 के लिए पर्यावरण,
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना शुरू किया है। ठीक है, 21 से लेकर 30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापना दशक घोषित किया गया है, ये याद रखिएगा। इस 21 से लेकर 30 तक ये जो 10 वर्ष को यूएन ने महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापना दशक घोषित किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 21 से लेकर 30 पारित की है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। वन्य जीव कार्य योजना, महाराष्ट्र ने अपने लिए वन्य जीव कार्य योजना बनाया है, जो भारत का पहला राज्य है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इससे वन्य जीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी, ये इम्पोर्टेंट है। वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला नागपुर में खोला गया है। वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला नागपुर में खोला गया है, महाराष्ट्र सरकार ने खोली है। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद और मुंबई को चुना गया है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ भी चुका है। ट्री सिटी 2021। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है, इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड का जो नैनीताल है वहाँ पे एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है, जो सबसे बड़ा सुगंधित गार्डन है। समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक पूरा हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में तैरता हुआ पहला शहर विकसित किया जा रहा है, जो 25 तक पूरा हो सकता है। सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया है? तो भारत एंड अमेरिका के बीच। इम्पोर्टेंट है। 21 में किन दो देशों में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है दो देशों के, भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। भारत की तरफ से, ठीक है, भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसको सोख ले, उसके लिए सबसे बड़ा यंत्र या प्लांट बैठाया गया है आइसलैंड में। आइसलैंड ने ऐसा काम किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? प्राण पोर्टल, ये याद रखिएगा, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, प्राण पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डुगोंग, इंपॉर्टेंट है, संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर। डुगोंग को संरक्षित करने के लिए कहाँ पे? तमिलनाडु में एक, ठीक है, पार्क स्थापित किया है। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश? भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है का उद्घाटन किया गया है चमोली जिला उत्तराखंड में। हर्बल पार्क कहाँ है? चमोली जिला उत्तराखंड में हर्बल पार्क है। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? भारत। कूलिंग एक्शन प्लान, ये याद रखिएगा, कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला भारत है। अगस्त 21 में थाईलैंड ने कोरल यानी मूंगे, समझते होंगे, को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। थाईलैंड ने सनस्क्रीन पे प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि कोरल रीफ को वो नुकसान पहुंचा। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? नई दिल्ली में रखी है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला, ठीक है, पर्यावरण के लिए एक मानक प्रयोगशाला की आधारशिला नई दिल्ली में रखी है। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया है? तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है रेगिस्तान में हरा भरा बनाने के लिए, हरित आवरण बढ़ाने के लिए। तो बोल्ड किससे है? रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाना है। तो ये लॉन्च किसने किया है? खादी ग्राम उद्योग आयोग ने किया है। ठीक है, इसको कौन संचालित कर रहा है? खादी ग्राम उद्योग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर दोनों कर रहा है। ठीक है, खादी ग्राम उद्योग एंड बॉर्डर BSF
दोनों मिलकर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके तहत जैसलमेर के टनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को बीएसएफ ने केवीआईसी के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। ठीक है, ये नहीं पूछेगा, बस आप ये जान लीजिए कि बोल्ड किससे है, तो ये है रेगिस्तान में पौधे का विकसित कर रहा है। इसको कौन कौन कर रहा है मिलके? खादी ग्राम उद्योग और बीएसएफ दोनों मिलके कर रही है, बाकी आपको पूछने नहीं जा रहा है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये तो आपको जानते होंगे, पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, क्योंकि गंगा नदी जो भागलपुर से लेकर के यहाँ तक है वो डॉल्फिन वहाँ काफ़ी संख्या मिलता है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर में स्थापित की गई है ना। वेधशाला प्रयोगशाला कहाँ है? लेबोरेटरी भागलपुर में है, और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना में है। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में है। ठीक है, और गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला, ठीक है, लेबोरेटरी कहाँ है? भागलपुर में है। दिल्ली के कनॉट पैलेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मोक टावर लगाया गया है। चलते हैं, एक दो और स्लाइड होगा, 2 स्लाइड और है, देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। 21 में जनवरी का अध्ययन, जो 21 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है? ये इम्पोर्टेंट है। विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियाँ कोलंबिया में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। मगरमच्छ के जो 3 प्रजाति हैं, तीनों प्रजाति उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो तितली की तीनों प्रजातियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं कोलंबिया में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में है, 21 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया है। उसी में कैबिनेट की बैठक हुई थी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला परागकण पार्क इंपॉर्टेंट है। पोलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? नैनीताल में पोलिनेटर पार्क खोला गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया जा रहा है। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला यानी बैग की शुरुआत लखनऊ में की है? ठीक है, नगर निगम ने थैला बैग की शुरुआत लखनऊ नगर निगम ने की है। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का पूछेगा, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लक्षद्वीप में किया गया। लक्षद्वीप में किसका किया गया? अटल पर्यावरण भवन का। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? चेन्नई में। वेटलैंड, पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, वेटलैंड मैनेजमेंट सेंटर जो है कहाँ है? चेन्नई में, तमिलनाडु में। और चलते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, देख लीजिए। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। शैवाल पार्क कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, ये याद रखिएगा, शैवाल पार्क कहाँ स्थापित कर रहे हैं? तमिलनाडु में। किसका? शैवाल पार्क, याद रखिए। अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र। अंबोली कहाँ है? महाराष्ट्र। जैव विविधता विरासत स्थल महाराष्ट्र में। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है? फ्रांस ने अगर आप पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हो तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी, एक बिल लाया है, इकोसाइड बिल। ठीक है, दंडित हो जाइएगा आप उससे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क, उत्तराखंड के मुनस्यारी में लाइकेन पार्क बनाया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। अभी पूछेगा कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, जिसमें 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। भारत में टोटल बायोस्फीयर 18 है, जिसमें से वर्ल्ड वाले में 12 शामिल किया गया है। मतलब वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड है बायोस्फीयर के लिए उसको ये मैच करता है। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व तो पता ही होगा कहाँ है, टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, याद रख लीजिएगा।
तो बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर ये 18 है, 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ये आपका पर्यावरण से A to Z है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे सेक्शन पे। ओके, थैंक यू।